हेलो स्टूडेंट्स, तो स्टार्ट करते हैं हुक्स लॉ। देखो, वैसे तो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड क्लास 11th का टॉपिक चल रहा है, हमारा चैप्टर है हमारा, और जिसमें हमने लास्ट क्लास में इलास्टिसिटी, स्ट्रेस, स्ट्रेन के बारे में बात की थी। आज हम लोग बात करेंगे हुक्स लॉ के बारे में। देखते हैं हुक्स लॉ में क्या कहा गया है। बेसिकली हुक्स लॉ जो बना है, आपको बताया कि स्ट्रेस क्या होता है, स्ट्रेन क्या होता है। देखो, स्ट्रेस का मतलब है किसी वायर को जब हम खींचते हैं, यानी स्ट्रेस लगाते हैं, तो जाहिर सी बात है वो वायर थोड़ा सा खिंच जाता है, यानी कि स्ट्रेन आ जाता है, उसके अंदर चेंज इन लेंथ आ जाता है, चेंज इन डायमेंशन। तो स्ट्रेस जो है ना, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्ट्रेन के, यानी कि स्ट्रेस और स्ट्रेन एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, बट अप टू अ सर्टेन इलास्टिक लिमिट। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब है कि मान लो हमारे पास एक वायर है, हमने उस वायर को खींचना स्टार्ट किया, खींचते 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 एक टाइम आ जाएगा कि जितना हम स्ट्रेस देंगे उतना ही स्ट्रेन आएगा, जितना स्ट्रेस देंगे उतना ही स्ट्रेन आएगा। लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा कि वो वायर जो है ना, वो परमानेंटली डिफॉर्म हो जाएगा, यानी कि अब हम उसको छोड़े। सपोज एक वायर है, उसको हमने, ये एक स्प्रिंग है, मान लो स्प्रिंग है, स्प्रिंग को हमने खींचा, छोड़ा, अपने ओरिजिनल पोजीशन पे चला गया, और खींचा हमने अपने ओरिजिनल पोजीशन पे, और ज्यादा खींचा, अपने ओरिजिनल पोजीशन पे छोड़ने पे चला गया वो, और ज्यादा खींच दिया। एक टाइम आएगा कि अब अगर उतना हमने खींच दिया तो वो अब ये लास्ट है जो अपने ओरिजिनल पोजीशन पे जाएगा। अगर इससे ज्यादा हमने स्ट्रेस लगा दिया तो इस स्ट्रेस के बाद ये अपने ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन पे नहीं जाके ये इतना से इतने पे जाकर के इस पोजीशन पे जाके रुक जाएगा, यानी उसके अंदर परमानेंट डिफॉर्मेशन आ गया। और इस तरह के नो ये जो हमने अभी बताया आपको कि जितना स्ट्रेस दे रहा है उतना ही स्ट्रेन आ रहा है, तो इसे ही हम कह सकते हैं कि स्ट्रेस होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्ट्रेन के, लेकिन एक लिमिट तक। हमने एक स्ट्रेस की एक लिमिट होती है, उससे ज्यादा स्ट्रेस लगा दिया आपने तो उसके अंदर परमानेंटली डिफॉर्मेशन आ जाएगा। इसीलिए हुक्स ने कहा था कि स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ with the elastic limit तक stress is directly proportional to strain, that is stress जो है हमारा, ये स्ट्रेस जो है हमारा वो स्ट्रेन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। और अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटेगा तो इक्वल और एक कांस्टेंट आएगा, वो कांस्टेंट k है, आप देख सकते हो। सो वी कैन सी दैट स्ट्रेस इज k टाइम्स ऑफ स्ट्रेन। या हम यहां से ये भी कह सकते हैं कि स्ट्रेस अपॉन जो स्ट्रेन है, इसका रेशियो क्या होता है, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन का रेशियो क्या होता है, के होता है। अब ये के क्या है, व्हाट इज के? के इज प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, और इसका नाम क्या है सर? तो इस कांस्टेंट का नाम रखा गया मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, और के इज इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन में स्ट्रेन, जैसे कि मैंने आपको लिख के बताया है, ये मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। अगर हम इसकी यूनिट की बात करेंगे तो स्ट्रेन जो होता था, स्ट्रेन में कोई यूनिट ही नहीं होती थी, इसका कोई डायमेंशन नहीं होता था, तो स्ट्रेस की कोई यूनिट तो है नहीं, यानी के की जो यूनिट है वो किसके बराबर आ जाएगी? स्ट्रेस के बराबर। सो एसआई यूनिट ऑफ के इज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या इसी को हम पास्कल भी कहते हैं। यानी मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी की एसआई यूनिट क्या होती है? पास्कल होती है, और इसका डायमेंशन वही होगा जो किसका डायमेंशन होता है? स्ट्रेस का डायमेंशन होता है। सो दिस वाज हुक्स लॉ। अब हम देखते हैं कि हुक्स लॉ में जो नया टर्म आया मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, वो भी, तो ये मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या होती है? देखो, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी कुछ चीजों पे डिपेंड करती है, इसके कुछ फैक्टर्स हैं। जैसे आप देख सकते हो, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी डिपेंड्स ऑन व्हाट? एक तो है नेचर ऑफ मटेरियल पे। मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी एक तो डिपेंड करेगी नेचर ऑफ मटेरियल पे, राइट। अच्छा, उसके बाद किस पर? ये टेम्परेचर पे भी डिपेंड करती है, ध्यान रखिएगा। मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी जो होती है के, वो नेचर ऑफ मटेरियल पे भी डिपेंड करेगी और टेम्परेचर पर भी डिपेंड करती है, और इट इज इनडिपेंडेंट, किस पे डिपेंड नहीं करेगी? तो याद रखना, ये लेंथ पे डिपेंड नहीं करती, वॉल्यूम पे डिपेंड नहीं करती, मतलब डायमेंशंस पे, शेप, साइज पे ये डिपेंड, यानी मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी डू नॉट डिपेंड्स ऑन शेप और साइज ऑफ द बॉडी। सो इलास्टोमर, जैसे इलास्टोमर की हम बात करें तो इलास्टोमर मटेरियल्स डू नॉट ओबे द हुक्स लॉ। जो इलास्टोमर होता है ना, वो हुक्स लॉ को ओबे नहीं करता, ये एक पॉइंट है जो आप याद रखिएगा। हम आगे बात करेंगे जो स्ट्रेस स्ट्रेन करवाएगा, उसके अंदर हम बात करेंगे कि इलास्टोमर क्या होता है। तो मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी तीन तरह के होते हैं, यंग्स मॉड्यूलस, बल्क मॉड्यूलस और शेयर मॉड्यूलस, ठीक है। तो ये मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी की हम बात करें, इसके टाइप्स की बात करेंगे, और सबसे पहले हम पढ़ेंगे यंग्स मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। ओके, तो चलते हैं यंग्स मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। बच्चों, जैसा कि मैंने आपको कहा था कि जो मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी होती है वो एक्चुअली स्ट्रेस अपॉन में स्ट्रेन होता है, यानी स्ट्रेस और स्ट्रेन का रेशियो होता है। यंग्स मॉड्यूलस का जो सिंबल होता है वो नॉर्मली गामा होता है, आप देख सकते हो। तो गामा बराबर क्या हो जाएगा? लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस अपॉन में लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। देखो, यंग्स मॉड्यूलस की डेफिनेशन है, इट इज द रेशियो ऑफ लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस टू द लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। ओके, तो यंग्स, क्योंकि मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी होती है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, तो यंग्स मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या हो जाएगी? लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। आप देख सकते हो, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। हम इसको गामा कहते हैं, तो गामा को हम लिख सकते हैं लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन लिख सकते हैं। क्लियर? ओके। अब स्ट्रेस तो सबको पता है क्या होता है सर? फोर्स पर यूनिट एरिया होता है स्ट्रेस, राइट। और स्ट्रेन क्या होता था? तो इसके डिवाइड में क्या कर देंगे? स्ट्रेन होता है डेल्टा एल बाई एल। जो उसको पलट के लिखेंगे तो हमें क्या मिलेगा? एफ अपॉन में ए तो एज इट इज है, मल्टीप्लाई
एल बाई डेल्टा एल मिलेगा, यानी एफ एल अपॉन ए डेल्टा एल आएगा। गामा की वैल्यू आप देख सकते हो एफ एल अपॉन ए डेल्टा एल आएगा। अब चूंकि जो एरिया होता है ना वायर का बच्चों, जो एरिया होता है वो एरिया को हम पायर स्क्वायर भी लिख सकते हैं, और एफ जो होता है कई बार क्या होता है हैंगिंग वायर है सपोज, तो उस एफ के लिए हम वहां पर mg भी लिख सकते हैं, राइट। तो हम यहाँ पर इस फॉर्मूले को भी कंसिडर कर सकते हैं थोड़ी देर के लिए। ये जो फॉर्मूला हमारा, इस फॉर्मूले को भी कंसिडर किया जा सकता है। वैसे ये फॉर्मूला आप जरूर याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको जरूर याद रखिएगा, एफ एल अपॉन ए डेल्टा एल। क्लियर है इतनी बात? तो ये था हमारा यंग्स मॉडुलस, और जो कि आपको पता है कि जो स्ट्रेन है उसकी उसका कोई डायमेंशन नहीं होता, उसकी कोई यूनिट नहीं होती। सो जो यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है उसकी जो यूनिट होगी वो स्ट्रेस के बराबर होगी, यानी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या पास्कल होगी, ठीक। अलग अलग मटेरियल्स के लिए अलग अलग यंग्स मॉडुलस होती है, ठीक है। स्टील के लिए अलग होगी, कॉपर के लिए अलग होगी, सब के लिए अलग नहीं, अलग अलग मटेरियल के लिए यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की वैल्यू भी डिफरेंट होगी। ये हमारा बल्क मॉडुलस। बल्क मॉडुलस क्या होता है आपको पता है? देखो जैसे आपको मैंने पढ़ाया था कि वॉल्यूम स्ट्रेन जो पढ़ाया था आपने, आपको वॉल्यूम स्ट्रेन आपने पढ़ा था कि किसी कंटेनर में एक बॉडी रखी हुई है इस तरह से, ठीक है। तो हमने क्या किया, इसके अंदर वाटर के अंदर रखा हुआ है, ठीक है, पानी के अंदर रखा हुआ है। तो इसके ऊपर चारों तरफ से क्या लगता है? हाइड्रोलिक प्रेशर लगता है, राइट, हाइड्रोलिक प्रेशर। तो ये बॉडी जो है, अब ये बॉडी क्या हो जाएगा, ये थोड़ा सा अपना डायमेंशन इसका क्या हो जाएगा, जाहिर सी बात है घट जाएगी, डायमेंशन इसका थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, कितना हो जाएगा। अब फाइनल डायमेंशन तो कम है, फाइनल डायमेंशन कम है, हम इसको v डैश मान लेते हैं। तो v डैश में से जब इनिशियल डायमेंशन यानी v को माइनस करेंगे तो क्या होगा, चेंज इन डायमेंशन आएगा, चेंज इन वॉल्यूम आएगा, और ये चेंज इन वॉल्यूम किस में आता है? हमेशा नेगेटिव साइन में आता है। क्लियर ये बात? अच्छा, अब ये बताइए मुझे कि ये तो आपने देख लिया कि स्ट्रेन कितना होता है। इस केस में स्ट्रेन कितना होता है? स्ट्रेन होता है डेल्टा वी, जो कि नेगेटिव में आता है, ठीक है। अच्छा, डेल्टा वी और एक्चुअल वॉल्यूम से इसको डिवाइड करेंगे तो स्ट्रेन की वैल्यू आ जाएगी डेल्टा वी डिवाइडेड बाई वी। लेकिन एक बात बताओ मुझे आपसे, ठीक है, ये तो आपने स्ट्रेन देख लिया। अब हम बात करते हैं सर ये बल्क मॉडुलस जो होता है, बल्क मॉडुलस क्या होता है? देखो क्योंकि आपको मैंने अभी बताया बल्क मॉडुलस होता है, या जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होता है स्ट्रेस बाय स्ट्रेन। तो ये भी वॉल्यूमेट्रिक, वॉल्यूम स्ट्रेस और वॉल्यूम स्ट्रेन का रेशियो होगा। वॉल्यूम स्ट्रेस क्या है? वॉल्यूम स्ट्रेस नॉर्मली हम इसको क्या बोलते हैं? फोर्स अपॉन में एरिया, ये वॉल्यूम स्ट्रेस है, ठीक है। अच्छा, हम अभी के की बात, इस के को कभी कभी बीटा भी कहते हैं बल्क मॉडुलस के लिए, ठीक है। तो हम एफ अपॉन ए बोलते हैं, ठीक है, किसके लिए? हम बल्क मॉडुलस के लिए, स्ट्रेस के लिए। और स्ट्रेस डिवाइडेड बाय क्या होगा? स्ट्रेन। अब स्ट्रेन क्या आता था? डेल्टा वी अपॉन में वी, चूंकि ये नेगेटिव में होता था, डेल्टा वी अपॉन वी ये होता है ना जनरली। इसको हम चाहे तो ऐसे भी तो लिख सकते हैं एफ अपॉन में ए, ठीक है, और डेल्टा वी को कई बार ये लोग इसको रेसिप्रोकल करो तो वी अपॉन में माइनस डेल्टा वी आ जाएगा। क्लियर है? इसको हम चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं एफ अपॉन ए, ठीक है, ये ब्रैकेट में आ जाएगा, इनटू में वी अपॉन डीवी भी लिख सकते हैं। वी अपॉन क्या लिख सकते हैं? डीवी भी लिख सकते हैं। क्लियर हो गया? अच्छा, अब आप पूछो एफ अपॉन ए क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया। अगर हाइड्रोलिक प्रेशर के केस में देख लें तो फोर्स अपॉन एरिया क्या होता है? प्रेशर होता है। तो यानी कि हम चाहे तो लिख सकते हैं एफ अपॉन ए की जगह पर प्रेशर। तो यहां पर इस चीज को कैसे लिखा जाएगा? जो के की वैल्यू उसको लिखा जा सकता है P इंटू में V अपॉन में डेल्टा V या dV, या माइनस साइन लगा सकते हैं। माइनस साइन चाहे तो ऊपर भी लगाया जा सकता है। तो ये K की वैल्यू यानी मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की वैल्यू होती है। आप ये फॉर्मूला भी याद रखो, आप चाहो तो ये फॉर्मूला भी याद रखो, कहां गया ये वाला फॉर्मूला भी याद रखो, K की वैल्यू ये भी याद रखिए, K की वैल्यू ये भी याद रखिए, और एक और वैल्यू मैं आपको बता रहा हूं K की, आप चाहो तो K की वैल्यू ये भी याद रख सकते हो, K बराबर। अब यहां पे देखो क्या लिखा हुआ है? PV अपॉन डेल्टा V। P के लिए प्रेशर, प्रेशर इन फ्लूइड बच्चों आप पढ़ोगे ना आगे, तो प्रेशर इन फ्लूइड जो होता है P की वैल्यू होती है रो जी एच, ठीक है। तो आप चाहो तो रो जी एच और क्या है? V डिवाइडेड बाई डेल्टा V। आप इस फॉर्मूले को भी याद रखिए, ये आपके न्यूमेरिकल में कई बार काम आएगा, इसको भी याद रखिएगा। ये था हमारा बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, ये शेयर मॉडुलस। नेगेटिव साइन सिर्फ इतना बता रहा है बच्चों, नेगेटिव साइन चाहे तो लगा सकते हैं, नहीं भी लगा सकते हैं। नेगेटिव साइन ये बता रहा है कि वॉल्यूम डिक्रीज हो गया है, ठीक है, पहले के मुकाबले में स्ट्रेस लगने के बाद। ओके, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी या फिर शेयर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी या शेयर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी को हम देखते हैं क्या होता है। इट इज अ रेशियो ऑफ शेयरिंग स्ट्रेस टू द शेयरिंग स्ट्रेन। शेयर स्ट्रेस और शेयर स्ट्रेन का अगर हम रेशियो निकाले बच्चों तो ये हमें क्या मिलेगा? शेयर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। कई बार इसको एस या फिर कई बार इसको के भी बुलाते हैं, इसको के। यहाँ पे बीटा इस्तेमाल, क्योंकि बीटा मैंने पहले इस्तेमाल कर लिया तो आप एस या के इस्तेमाल करेंगे इसके लिए। तो यहाँ पर क्या आता है? शेयर स्ट्रेस क्या होता है? फोर्स अपॉन में एरिया। जरा मैं आपको पहले वो थोड़ा सा सीन दिखा दूं जो मैंने आपको समझाया था कि देखो सपोज हमारे पास ये बॉक्स है, ठीक है, इसके ऊपर क्या किया गया है? इसके ऊपर एक इस तरह का फोर्स लगा दिया गया है, जिससे क्या हुआ है? ये थोड़ा सा ये क्या हो गया? ये थोड़ा सा जो है अपने बेंड हो चुका है, थोड़ा सा ये इसने अपना थोड़ा सा डिफॉर्म कर लिया है, कुछ एंगल पे डिफॉर्म हो गया। तो इस तरह से जनरली ये डिफॉर्म हो गया, राइट। तो देखा जाए तो कितनी डिस्प्लेसमेंट आई है? डेल्टा एक्स। क्लियर ओके। अच्छा, उसके बाद ये लेंथ कितनी है? ये लेंथ सपोज एल है, या कैपिटल एल भी ले सकते हैं, स्मॉल एल भी ले सकते हैं, और ये एंगल कितना बच्चों? थीटा है। हमने कहा था, याद करो, हमने यहां से कहा था कि जो शेयर स्ट्रेन होता है, जो शेयर स्ट्रेन, यहां से अगर स्ट्रेन की बात करें तो स्ट्रेन कितना आया था? स्ट्रेन आया था डेल्टा एक्स बाई एल, जो कि किसके बराबर था? स्ट्रेन यहीं पे टेन थीटा के बराबर भी था। टेन थीटा डेल्टा
टेन थीटा कितना था, डेल्टा एक्स अपॉन में एल, डेल्टा एक्स अपॉन में टेन थीटा की वैल्यू थीटा होती है अगर बहुत ही स्मॉल एंगल की बात करें तो डेल्टा एक्स बाई एल ये किसकी वैल्यू थी, थीटा की वैल्यू थी। तो हम चाहे तो यहाँ पे कह सकते हैं शेयर स्ट्रेस फोर्स बाई एरिया होता है और शेयर स्ट्रेन डेल्टा एक्स बाई एल होता है। अगर हम चाहे तो डेल्टा एक्स बाई एल को हम कैसे लिख सकते हैं, जरा देखना ध्यान से, इसी को हम चाहे तो कैसे लिख सकते हैं, बताओ मुझे आप इसको कैसे लिख सकते हैं। एक तो एफ अपॉन में ए तो एज इट इज है, ठीक है, अब ये रेसिप्रोकल हो जाएगा तो एफ एल, ठीक है, एफ एल अपॉन ए डेल्टा एक्स, ए डेल्टा एक्स हो जाएगा। क्लियर इतनी बात। अच्छा अब हम चाहे तो एल बाई डेल्टा एक्स की वैल्यू क्या है, देखो डेल्टा एक्स बाई एल की वैल्यू थीटा, तो एल बाई डेल्टा एक्स 1 अपॉन थीटा, तो हम चाहे तो इसको ऐसे लिख सकते हैं एफ, ठीक है, अपॉन में ए और इंटू में थीटा, यानी कि ये एस की वैल्यू ये भी हो सकती है अगर हम चाहें तो यहां से एक फॉर्मूला ये भी लिख लीजिएगा कि एक तो हमारे पास एफ एल अपॉन ए डेल्टा एक्स है ही, लेकिन साथ में हमारे पास क्या है, ये फॉर्मूला जो है, क्या है फॉर्मूला, क्या बना था अभी फॉर्मूला, एफ अपॉन में ए थीटा, एफ अपॉन में ए थीटा, ये भी फॉर्मूला आप लिख सकते हो शेयर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी या मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी के लिए। क्लियर ओके। अब देखेंगे हम कंप्रेसिबिलिटी के बारे में कि कंप्रेसिबिलिटी क्या होती है। देखो वैसे तो आपने पढ़ लिया है क्या पढ़ा है, बल्क मॉडुलस आपने पढ़ लिया, शेयर मॉडुलस पढ़ लिया और आपने यंग्स मॉडुलस पढ़ लिया। अब देखते हैं कंप्रेसिबिलिटी। कहता है द रेसिप्रोकल ऑफ बल्क मॉडुलस, आपने जो बल्क मॉडुलस पढ़ा ना बीटा, या जिसको हमने के भी कहा था, तो बल्क मॉडुलस का जो रेसिप्रोकल होता है, रेसिप्रोकल होता है ना, उसको बच्चों हम क्या बोलते हैं, कंप्रेसिबिलिटी बोलते हैं। कई बार क्वेश्चन में कह देता है न्यूमेरिकल में कि फाइंड द कंप्रेसिबिलिटी, आप बल्क मॉडुलस फाइंड कर लो और उसका रेसिप्रोकल कर दो 1 अपॉन, सपोज बल्क मॉडुलस 5 आया तो 1 अपॉन 5 इसकी कंप्रेसिबिलिटी हो जाएगी। क्लियर ओके। तो कंप्रेसिबिलिटी क्या है, इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ बल्क मॉडुलस एंड इट इज डिनोटेड बाय के। दूसरी बात, इसकी यूनिट चूंकि बल्क मॉडुलस की यूनिट पास्कल होती है तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, पास्कल -1 है। ये पास्कल -1 का मतलब 1 अपॉन पास्कल इसकी यूनिट हो गई। क्लियर ओके। अच्छा डायमेंशन क्या होता है, m-1 l t का पावर 2, यानी कि वैसे तो उसका क्या होता था m l -1 t -2, अब सबका वो चेंज कर दो, सबका जो है पावर चेंज कर दो, तो m का पावर क्या हो जाएगा -1, l का पावर -1 है तो +1 कर दो, t का पावर -2 है तो +2 कर दो। ये किसका डायमेंशन बन गया, ये बन गया डायमेंशन कंप्रेसिबिलिटी का। द बल्क मॉडुलस फॉर द सॉलिड इज मच लार्जर, जो बल्क मॉडुलस होता है सॉलिड के लिए, जो बल्क मॉडुलस होता है वो बहुत ज्यादा होता है किससे, देन दैट फॉर द लिक्विड which is again larger than the bulk modulus for the gases। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको जरूर से जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा, नोट्स बनाते चलिएगा आप, इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। जो भी इंपॉर्टेंट बता रहा हूं वो सब सीबीएसई क्लास 11th के लिए तो है ही इंपॉर्टेंट, या किसी भी बोर्ड की क्लास 11 जिसमें चैप्टर हो उसके लिए इंपॉर्टेंट तो है ही, साथ में नीट और जेईई के एग्जाम्स के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगा आपको ये सारी चीजें जो आपको बता रहा हूं। ठीक है, इसके क्वेश्चंस भी मैं लेके आऊंगा, अभी मैं क्वेश्चन नहीं कराया मैंने आपको, इसके क्वेश्चन की एक सीरीज बनाऊंगा तो उसमें भी आप क्वेश्चन सारे कर लीजिएगा, इसको रिवाइज करते चलिए साथ में। ठीक है ओके। अब बात करते हैं पॉइजन्स रेशियो की। देखो पॉइजन्स रेशियो क्या होता है, वो टाइम आ गया जो मैंने आपको बताया था ना कि लेटरल स्ट्रेन भी पढ़ना है। तो ये लेटरल स्ट्रेन क्या होता है अब मैं आपको बताता हूं। देखो पॉइजन्स रेशियो पहले समझते हैं क्या होता है। पॉइजन्स रेशियो एक्चुअली एक तरह का नाम ही है रेशियो, तो ये रेशियो है किस चीज का, लेटरल स्ट्रेन टू दी लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। लेटरल स्ट्रेन और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन का जो रेशियो होता है इसको पॉइजन्स रेशियो कहते हैं। अब सर ये लेटरल स्ट्रेन क्या होता है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन तो सर आपने बता दिया था कि चेंज इन लेंथ, लेंथ में जो चेंज आता है और एक्चुअल लेंथ जो होता है उससे डिवाइड कर देते हैं, ये आता है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन होता है, डेल्टा एल अपॉन में लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन होता था। लेकिन व्हाट अबाउट लेटरल स्ट्रेन, देखो जब हम किसी वायर को हम खींचेंगे ना बच्चों तो ये वायर थोड़ी सी पतली भी होगी, इसकी थिकनेस भी कम होती है, और जब इसकी थिकनेस कम होगी तो इसका रेडियस कम होगा। तो मान लो फाइनल पहले जो रेडियस था वो आर था, अब रेडियस कितना चेंज हो गया, इसमें रेडियस जो चेंज हुआ वो डेल्टा आर का रेडियस चेंज हो गया, मतलब डेल्टा आर रेडियस कम हो गया। तो इसका मतलब जो इसका लेटरल स्ट्रेन लिखेंगे वो लिखेंगे डेल्टा आर अपॉन में एक्चुअल आर जो पहले था। राइट, क्लियर है। देखते हैं डायग्राम से, देखो आप साफ साफ देख सकते हो कि हमारे पास एक सिलेंडर था पहले या एक वायर मान लो, इसको जैसे ही हमने खींचा, जैसे हमने फोर्स लगाया तो ये वायर थोड़ी क्या हो गई, खिंच गई ऊपर की तरफ। और देखो साथ साथ इसका जो एक्चुअल, देखो इसका जो एक्चुअल जो सर्कमफ्रेंस है वो ये दिखा रहा हूं मैं, राइट, ये एक्चुअल सर्कमफ्रेंस है। और फाइनल देखो ये खिंच के थोड़ी पतली हो गई है, राइट। तो पहले जो जनरली वो था क्या नाम है, रेडियस था, वो कितना था, सपोज पहले रेडियस कितना, मैं आपको दिखाता हूं रेडियस कितना था पहले। रेडियस जो पहले था बच्चों वो ये था, देखो ये पहले रेडियस था, ये सर यहां से यहां तक। लेकिन अब जो रेडियस है बच्चों कितना है, ये है। इन रेडियस में कितने का चेंज आया सर, रेडियस में जो चेंज आया वो इतने का चेंज आया, देखो यहां से लेकर यहां तक ये चेंज आया रेडियस में, इसको डेल्टा आर कह देते हैं। पहले जो था वो कितना था, आर था। तो इसका मतलब रेडियस में जो हमने, अगर हमें लेटरल स्ट्रेन लिखना होगा तो हम लेटरल स्ट्रेन पता है कैसे लिखेंगे, लेटरल स्ट्रेन लिखने का तरीका, सही तरीका हो जाएगा डेल्टा आर डिवाइडेड बाय आर। ये हमारा लेटरल स्ट्रेन होगा। क्लियर ओके, डेल्टा आर डिवाइडेड बाय आर। अब क्या करेंगे सर, डेल्टा आर डिवाइड बाय लेटरल स्ट्रेन और इसका डिवाइड लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन से करेंगे, क्या मिलेगा, लेटरल स्ट्रेन डिवाइड बाय लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन।
या लीनियर स्ट्रेन, क्या मिलेगा इससे? पॉइजन्स रेशियो। तो पॉइजन्स रेशियो होता है लैटरल स्ट्रेन टू द लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। लैटरल स्ट्रेन क्या होता है? डेल्टा आर बाई आर। यहां पे मैं लिख के बताता हूं अपने वर्ड में आपको, डेल्टा आर बाई आर, एक तो ये हो गया, ठीक है, डिवाइड बाई, ओके। और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन क्या होता है? डेल्टा एल बाई एल। अब इसको क्या करें? सॉल्व कर लीजिए, और इनटू में एल बाई डेल्टा एल, यहां से डेल्टा आर बाई डेल्टा एल और इनटू में एल बाई आर। ये फॉर्मूला बन गया हमारे पास किस चीज का? पॉइजन्स रेशियो का। इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम समझते हैं क्या। अब चाहो तो इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हो, कई किताबों में इस फॉर्म में लिखा हुआ, कई किताबों में इस फॉर्म में लिखा हुआ है। तो आपको जो आसान लगे, आपको मेन चीजें समझ में आना चाहिए कि सर लैटरल स्ट्रेन क्या होता है। चेंज इन रेडियस में कितने का चेंज है? सिर्फ इतने का चेंज है, रेडियस में इतने का। और एक्चुअल रेडियस कितना था? ये था पूरा आर। तो चेंज इन रेडियस अपॉन एक्चुअल रेडियस को हम क्या बोलते हैं? लैटरल स्ट्रेन बोलते हैं। और पॉइजन्स रेशियो क्या होता है? इट इज द रेशियो ऑफ लैटरल स्ट्रेन टू द लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। इसका जो एक्चुअल फॉर्मूला है वो ये आएगा सर, डेल्टा आर बाई डेल्टा एल और इनटू में एल बाई आर। क्लियर? ओके। पॉइजन्स रेशियो के बारे में 2-3 इंपॉर्टेंट बात याद रखिएगा, एंट्रेंस के पर्सपेक्टिव से बहुत काम का है। पहला जो पॉइंट है वो कि पॉइजन्स रेशियो जो होता है ना, इज अ डायमेंशनल लेस क्वांटिटी। ये डायमेंशनल लेस क्वांटिटी होता है, ध्यान रखिएगा। पॉइजन क्योंकि रेशियो ना, तो रेशियो क्या होता है? डायमेंशनल लेस होते हैं। तो पॉइजन्स रेशियो एक तरह का क्या है? डायमेंशनल लेस क्वांटिटी है, और उसकी कोई यूनिट नहीं होती, ठीक है। अच्छा, थियोरेटिकल वैल्यू जो होती है, जो पॉइजन्स रेशियो की थियोरेटिकल वैल्यू नहीं पढ़ते हम जो, तो थियोरेटिकल वैल्यू हमेशा वेरी करती है -1 से 0.5 तक। लेकिन प्रैक्टिकल वैल्यू अगर देखा जाए तो वो हमेशा 0.5 तक होता है, 0 से 0.5 तक। लेकिन अगर हम बात करें किसकी? थ्योरेटिकल वैल्यू, तो यानी कि थ्योरेटिकल वैल्यू का जो रेंज है पॉइजन्स रेशियो का वो काफी ज्यादा है। लेकिन जो प्रैक्टिकल वैल्यू है एक्चुअली उसका रेंज काफी कम है, 0 से 0.5 तक होता है। ये आप हमेशा याद रखिए, नेगेटिव नहीं हो सकता कभी भी। जो प्रैक्टिकल वैल्यू है पॉइजन्स रेशियो को वो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, याद रखिएगा। और यहां पर जो देखो साफ लिखा हुआ थ्योरेटिकल जो वैल्यू होती है वो नेगेटिव भी आ सकती है। तो पॉइजन्स रेशियो के बारे में 3 पॉइंट याद रखिएगा, हो सकता है एंट्रेंस के लेवल पे भी आपको ये काम आ सके। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, ठीक है, बल्क मॉडुलस, शेयर मॉडुलस, यंग्स मॉडुलस, इनके बीच में ना कुछ रिलेशंस होते हैं, कुछ फॉर्मूलाज होते हैं जो कई बार आपको एमसीक्यूज करने में, खास करके एंट्रेंस लेवल के एग्जाम्स जो होते हैं उनसे में बहुत ज्यादा काम आ जाता है। तो आप इस फॉर्मूले को चाहो तो नोट डाउन करके रख लीजिए। जैसे पहले जो फॉर्मूला हमारा आप साफ देख सकते हैं, यंग्स मॉडुलस का फॉर्मूला है। और यंग्स मॉडुलस से किससे रिलेट किया गया है? तो y यानी गामा बराबर 3k टाइम्स ऑफ 1 माइनस सिग्मा। जहां पे k आपको साफ दिख रहा है क्या है? बल्क मॉडुलस है। और जो सिग्मा है आपके पास हमारा, वो सिग्मा क्या है हमारे पास? पॉइजन्स रेशियो। कई बार जो मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी है, शेयर मॉडुलस है, उसको ईटा भी बोलते हैं। ये ईटा का सिंबल है, ध्यान रखिएगा, एन नहीं है, ये ईटा का सिंबल है। तो इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो कहने का मतलब है कि आपको पहला फॉर्मूला मेरे ख्याल से क्लियर होगा। पहला फॉर्मूला क्या है? यंग्स मॉडुलस का। दूसरा जो फॉर्मूला वो क्या है? गामा बराबर 2 ईटा टाइम्स 1 प्लस सिग्मा। तो 3 तो गामा का है, 1 सिग्मा का फॉर्मूला है। आप इसको जितने अच्छे से याद रखिएगा आपको क्वेश्चन उतने जल्दी हो जाएंगे, क्योंकि आपको पता है एमसीक्यू क्वेश्चंस में क्या है, अगर फॉर्मूला याद है तो फटाक से आंसर्स हो जाते हैं। तो इस बात का ख्याल रखिएगा। फॉर्मूला याद करें, एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू से, जेईई नीट में आपको अक्सर ये बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है। इवन इन एग्जामिनेशन 11th एग्जाम में भी आपको काफी हेल्प करने वाला है, अगर एमसीक्यू क्वेश्चन अगर इस फॉर्म में आ जाए तो। क्लियर हो गया? इसको लिख लीजिए। स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, क्लास 11th मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। कई बार ये सिर्फ यही 3 मार्क्स में पूछ लेते हैं, और आपको फिर हर पॉइंट्स को क्लियर करना होता है। आप देखो, आपको कोई रटने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ ग्राफ को समझना, अपने आप इसके बारे में आप लिख दोगे हर रीजन के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्ट्रेस को वाई एक्सिस पे लेते हैं और स्ट्रेन को हम एक्स एक्सिस पे लेते हैं। आप देख सकते हो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व हमारा इस तरह से है। मैं इसको एक एक करके समझाने की कोशिश करता हूं, एक एक रीजन को हम समझेंगे, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले देखते हैं कि सर जो O है, O पॉइंट है और A पॉइंट है, यहां से यहां तक जो लाइन है वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आप देख सकते हो। यानी कि अगर ये स्ट्रेट लाइन है, O से A तक क्या है बच्चों? स्ट्रेट लाइन है। क्लियर है? इसका मतलब ये होता है कि स्ट्रेस और स्ट्रेन जो है, अगर मैं यहां पे लिखूं O से लेकर के A, तो O से A रीजन में स्ट्रेस जो है बच्चों वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन है। क्या है? स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन है। ओके, क्लियर है? अच्छा, उसके बाद हम बात करते हैं, अच्छा O से A तक क्या होता है? A पॉइंट पे देखो, अब साफ लिखा हुआ A पॉइंट पे, ये प्रोपोर्शनल लिमिट है। यानी A के बाद स्ट्रेस और स्ट्रेन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होते। O से A तक की कहानी क्या है कि सर स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। A जो पॉइंट A है वो क्या है? A क्या है? ये प्रोपोर्शनल लिमिट कहते हैं इसको। क्या बोलते हैं बच्चों? प्रोपोर्शनल क्या बोलते हैं? लिमिट बोलते हैं। इसके बाद स्ट्रेस और स्ट्रेन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं हो पाते। क्लियर इतनी बात? अच्छा, लेकिन एक चीज और है यहां से समझने की बात से, O से A तक क्या है कि सपोज स्प्रिंग है कोई, तो स्प्रिंग को जैसे आपने खींचा, तो जितना खींचा उतना खींचा, स्ट्रेस जितना दिया आपने उतना स्ट्रेन आया, ठीक है। लेकिन हमने उस पर डिफॉर्मिंग फोर्स जो हमने रिमूव किया, तो वापस वो अपने ओरिजिनल पोजीशन पर आ जाता है। ऐसी और स्ट्रेस दिया और उससे ज्यादा स्ट्रेस दिया हमने सपोज, तो वापस से छोड़ने पे, डिफॉर्मिंग फोर्स हटाने पे, लाइट फोर्स हटाने पे वापस से अपने शेप में आ गया, ठीक है। और उसमें और ज्यादा स्ट्रेस दिया, फिर से हमने डिफॉर्मिंग फोर्स हटाया, तो ये
अपने ओरिजिनल पोजीशन में आ गया। ये ओ से ए तक, ये जो इसको कहते हैं इलास्टिक लिमिट, ये इलास्टिक बिहेवियर भी रहता है, यानी ओ से ए तक बॉडी इलास्टिक बिहेवियर भी दिखा रही है और साथ में स्ट्रेस और स्ट्रेन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल भी है। अब हम बात करते हैं ए के बाद। ए के बाद स्ट्रेस और स्ट्रेन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो नहीं है, लेकिन हम देखें ध्यान से तो ए से बी के बीच में, ए से बी के बीच में इलास्टिसिटी है अभी भी बरकरार, यानी इलास्टिसिटी जो है हमारा वो ए से बी तक में भी, यानी बी तक इलास्टिसिटी बाकी है मटेरियल। यानी कि क्या है कि हमने सपोज ए तक क्या था कि हम जितना खींच रहे थे उतना खींच रहा था, जितना स्ट्रेस दे रहे थे उतना स्ट्रेन आ रहा था, जितना स्ट्रेस दे रहे थे उतना स्ट्रेन आ रहा था, और छोड़ रहे थे तो अपने ओरिजिनल शेप को रिगेन कर ले रहा था। ए तक तो ऐसा चलता रहा, लेकिन हमने अब ए के बाद जब हमने स्ट्रेस दिया तो हम ऐसा फील हुआ कि हम स्ट्रेस कम दे रहे हैं, मतलब हमें ताकत कम लगानी पड़ रही है लेकिन खिंचाव ज्यादा पैदा हो रहा है, लेकिन फिर भी जब हम छोड़ रहे हैं तो अपने ओरिजिनल शेप एंड साइज को रिगेन कर रहा है। ठीक है, हमने ऐसा करते करते और ज्यादा स्ट्रेस दिया तो ऐसा लगा कि स्ट्रेस तो हमने कम दिया है पर खिंचाव ज्यादा हो गया, लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा कि अब आपने स्ट्रेस दे दिया, उसके बाद अगर आप स्ट्रेस देते हो तो क्या होता है, उसके बाद वो अपने ओरिजिनल शेप एंड साइज को रिगेन नहीं कर पाता। यानी कि वो मैक्सिमम स्ट्रेस कितना होगा सर, जिस पर वो अपने ओरिजिनल शेप एंड साइज को रिगेन कर पाएगा, उसके बाद वो अपने शेप एंड साइज को रिगेन नहीं कर पाएगा, तो उस पॉइंट को बोलते हैं बी। बी वो पॉइंट है जहां पर हम इसको बोलते हैं यील्ड पॉइंट बोलते हैं। यानी इस पॉइंट के बाद, इस पॉइंट बी के बाद बॉडी के पास इलास्टिक बिहेवियर भी नहीं होता, ध्यान रखिएगा। यानी सर इलास्टिक बिहेवियर की बात करें तो ओ से बी तक इलास्टिक बिहेवियर है, लेकिन हुक्स लॉ कहां से कहां तक ओ बी हो रहा है, यानी स्ट्रेस और स्ट्रेन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कहां से कहां तक है, ओ से ए तक, लेकिन इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टी ओ से बी तक है ना सर, ओ से बी तक जो है वो इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टी है बॉडी के अंदर। अब सर बी के बाद, तो बी को हम क्या बोलेंगे बच्चों बताओ, बी पॉइंट क्या है? बी पॉइंट को हम देखो यहां पे लिखा हुआ है इलास्टिक लिमिट या फिर यील्ड पॉइंट भी बोलते हैं, इलास्टिक लिमिट या फिर यील्ड पॉइंट बोलते हैं। आपको आई थिंक इतना क्लियर हो गया होगा कि बी पे क्या चल रहा, ए बी क्या है। ठीक है, अच्छा बी तक बॉडी के अंदर इलास्टिक बिहेवियर था। अब क्या हुआ, हमने जब बी से ज्यादा स्ट्रेस लगा दिया, बी पे स्ट्रेस जो लगा रखा है उसकी वैल्यू यील्ड पॉइंट, उस स्ट्रेस को हमने नाम दिया क्या, उसको क्या नाम है, इलास्टिक लिमिट नाम दिया या फिर हमने यील्ड पॉइंट नाम दिया। ये यील्ड पॉइंट है क्या, ये इलास्टिक लिमिट है क्या, ये स्ट्रेस की वो वैल्यू है जिस वैल्यू के बाद अगर हम स्ट्रेस लगा देंगे, जिस वैल्यू के बाद अगर हम उससे ज्यादा स्ट्रेस लगा देंगे, बॉडी अपनी ओरिजिनल शेप एंड साइज को रिगेन नहीं कर पाएगा। उसका एक तरीका लगा के देखते हैं सर, अगर हमने बी से ज्यादा स्ट्रेस लगाया, देखो जरा सा स्ट्रेस बढ़ाया हमने, आप देखो जैसे सी पर जाकर के हम बॉडी को छोड़ेंगे वो अपने ओरिजिनल शेप एंड साइज को रिगेन नहीं कर पाएगा, वो थोड़ा दूर पे ही रुक जाएगा। सपोज स्प्रिंग इतना बड़ा था, हमने यहां से खींचना स्टार्ट किया था, हमने सी तक खींच दिया, सी तक का स्ट्रेस दे दिया, अब मैं छोड़ूंगा तो बॉडी यहां तक नहीं पहुंच पाएगी, स्प्रिंग या कोई भी चीज जो है वो यहां पे आकर रुक जाएगी, यानी उसके अंदर थोड़ा सा परमानेंट डिफॉर्मेशन रह जाएगा। आएगा तो आगे, वो आएगा तो आगे, लेकिन अपने ओरिजिनल शेप एंड साइज को रिगेन नहीं कर पाएगा, परमानेंट सेट ऑफ डिफॉर्मेशन आ जाएगा। यानी सी वो पॉइंट है सर, जब हम इसको छोड़ेंगे तो जो स्ट्रेन की वैल्यू है वो सी पे, अगर सी पे छोड़ने पे जहां तक लगा तो यहीं तक है, मतलब सी को हमने यहां तक खींच दिया था, सी पॉइंट तक, अगर यही रुक जाता तब तो स्ट्रेन भी इतना ही था जितना स्ट्रेस था, लेकिन ऐसा नहीं है, हमने जब छोड़ा तो ये थोड़ा सा स्ट्रेन अपने आप को बरकरार रखा, यानी कि सी की जो वैल्यू है, देखो यहां से लाइन गई हुई है और ये लाइन जाके यहां मिली है, मतलब स्ट्रेन उसके अंदर थोड़ा सा बाकी रह गया। इसको बोलते हैं परमानेंट डिफॉर्मेशन, पता है आपको, इसी को बोलते हैं परमानेंट डिफॉर्मेशन या इसी को हम प्लास्टिक डिफॉर्मेशन भी कहते हैं। यानी बॉडी अब अपने ओरिजिनल शेप एंड साइज को रिगेन नहीं कर पा रहा है। तो हम इसका मतलब जो सी पॉइंट है सर, अगर हम बात करें सी पॉइंट, वो सी पॉइंट क्या है, सी पॉइंट वो पॉइंट है जहां पर बॉडी परमानेंट सेट ऑफ, जो सी पॉइंट है वो क्या होता है, सी पर क्या होता है, परमानेंट डिफॉर्मेशन हो गया सर। सी पर क्या हुआ, सी वाले स्ट्रेस पर परमानेंट डिफॉर्मेशन आ गया सर बॉडी के अंदर। क्लियर है, तो सी वाला पॉइंट भी क्लियर हो गया। ओके, अच्छा अब हम बात करते हैं कि सी के बाद क्या होगा। देखो सी के बाद बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज नजर आएगी। सी के बाद जब हम बॉडी को खींचेंगे, ठीक है, तो हम स्ट्रेस बहुत कम लगाएंगे, स्ट्रेन कुछ ज्यादा हो जाएगा, स्ट्रेस कम लगाएंगे, स्ट्रेन कुछ ज्यादा हो जाएगा, राइट। ऐसा करते करते एक पॉइंट आएगा जब हम डी, यानी कि उस कोई भी चीज, कोई भी वायर हो, कोई भी स्प्रिंग हो, उसमें हम मैक्सिमम कोई तो स्ट्रेस लगा सकते हैं ना, जिसके बाद वो स्ट्रेस झेल नहीं सकता। तो पता है उस स्ट्रेस को, यानी कि हमने इस पे स्ट्रेस लगाना शुरू किया, क्या क्या, सी को भी क्रॉस कर दिया हमने, अब उस सी के बाद भी हमने और स्ट्रेस लगाया, और स्ट्रेस लगाए। एक पॉइंट ऐसा आएगा जब वो स्ट्रेस उसके बाद झेल नहीं पाएगा। सपोज वो उसका लास्ट, हम कह सकते हैं ना कि वो स्ट्रेस की वैल्यू है सर, जिस स्ट्रेस पे ये जो बॉडी है उस स्ट्रेस के बाद ये अब स्ट्रेस झेल नहीं पाएगा, यानी ब्रेक करने की तरफ चला जाएगा सर, ये बिल्कुल लिक्विड की तरफ फ्लो करना स्टार्ट कर देगा। हम स्ट्रेस छोड़ भी देंगे तो स्ट्रेन अपने आप आता चला जाएगा, यानी उसको हम मैक्सिमम स्ट्रेस कह सकते हैं। सो डी पॉइंट इज व्हाट, डी पॉइंट इज अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस बोलते हैं। देखो एसयू लिखा हुआ है, अल्टीमेट
टेंसाइल स्ट्रेस का पॉइंट है। यानी सर जो डी हमारा, वो डी में क्या हुआ, यानी सीडी रीजन में क्या हो रहा है कि स्ट्रेस थोड़ा दे रहा है, स्ट्रेन ज्यादा हो रहा है, पर डी पे क्या हो रहा है, अल्टीमेट, इसको क्या बोलेंगे, अल्टीमेट, ठीक है बच्चों, अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ इसको बोलते हैं। किसी बॉडी की अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ जो होती है वो उतनी, इससे ज्यादा हर चीज, हर बॉडी, स्टील हो, रबर हो, कोई भी चीज हो, उसके अंदर अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ सब में एक फिक्स्ड होती है। वो मैक्सिमम स्ट्रेस होता है जो बॉडी अपने अंदर सस्टेन कर पाती है, झेल पाती है। क्लियर ओके? अच्छा, बियर कर पाती है। अच्छा, अब हम बात करते हैं सर डी की बात। तो डी तो हो गया सर सबसे ज्यादा स्ट्रेस की वैल्यू, इसी को हम नॉर्मली क्या बोलते हैं, अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस बोलते हैं, टेंसाइल स्ट्रेंथ बोलते हैं। अच्छा, अब डी के बाद क्या हुआ, देखो आप स्ट्रेस की वैल्यू हम धीरे धीरे कम कर रहे हैं, स्ट्रेस कम कर रहे हैं, पर स्ट्रेन अपने आप होता जा रहा है। यानी कि डी के बाद वो सिचुएशन आ जाती है कि वायर को अगर हम खींचना स्टार्ट करते हैं, किसी वायर को अगर हम खींचना स्टार्ट और डी क्रॉस हो गया है, तो पता है क्या होगा, ये वायर एकदम लिक्विड की तरफ फ्लो करना स्टार्ट करेगा, एकदम लिक्विड की तरफ फ्लो करना स्टार्ट करेगा, पता है आपको। और एक पॉइंट ऐसा आएगा कि फ्लो करते 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 वो टूट जाएगा। तो वो टूटने का जो पॉइंट है वो ई है बच्चों। तो ई क्या है, ई कहलाता है फ्रैक्चर पॉइंट। ई क्या कहलाता है, तो यहां पे लिख सकते हैं कि सर आफ्टर डी क्या होता है, आफ्टर डी the wire flows like liquid and at E क्या हुआ, at E क्या हुआ बच्चों, at E बॉडी, ये सॉरी वायर, बॉडी बोल सकते हैं, कोई बात नहीं है, वायर will be fractured। क्लियर इतनी बात। तो ये था हमारा स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, जो कि आपने देखा कि ओ से ए तक हुक्स लॉ हो रहा है, इलास्टिसिटी भी है, ए से बी तक क्या है, इलास्टिसिटी तो है बट हुक्स लॉ फॉलो नहीं हो रहा, यानी स्ट्रेस स्ट्रेन डायरेक्टली प्रोपोर्शनली है। ओ से बी इलास्टिसिटी का पूरा क्या है, रीजन है, इलास्टिक रीजन भी कहते हैं ओ से बी को। बी के बाद क्या हुआ, स्ट्रेस थोड़ा सा लगा, स्ट्रेन ज्यादा हुआ, और जब उसके हम छोड़ेंगे तो प्लास्टिक डिफॉर्मेशन आ जाता है उसके अंदर। तो ये हमारा था स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व बच्चों। इसको, ये जो चीजें लिखी है, इसको आप अपने वर्ड में एक्सप्लेन करके आप लिख सकते हो, आपको पूरे 3 मार्क्स मिल सकते हैं, जो भी है 2.5 3 मार्क्स जितने के भी आते हैं क्वेश्चन, राइट। तो उसको ध्यान से कर लीजिएगा, दोबारा से रिपीट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट लिए ताकि आप उसको नोट्स। इसमें एक चीज और याद रखिएगा कि जो स्ट्रेस स्ट्रेन जो कर्व होता है, जो ग्राफ होता है, उसका स्लोप क्या देता है। तो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व का जो स्लोप होता है बच्चों, वो देता है मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। याद रखिएगा, यंग्स मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी देता है, ध्यान रखिएगा, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। क्लियर ओके? अच्छा, ये यंग्स मॉडुलस नॉन वगैरह हम वायर के लिए कर रहे हैं तो यंग्स मॉडुलस है, ठीक है। अच्छा, इसका एरिया क्या है, कई बार एरिया पूछ लेते हैं, तो याद रखना कि जो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व का एरिया होता है वो देता है एनर्जी। क्या देता है, एनर्जी इन अ स्ट्रेच्ड वायर, एनर्जी इन अ स्ट्रेच्ड वायर या स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग। तो ये याद रखिएगा, एरिया क्या देता है और स्लोप क्या देता है। कई बार ग्राफ देकर के आपसे एरिया पूछ सकता है, आपसे स्लोप पूछ सकता है। और एक चीज और, एक क्वेश्चन ऐसा भी आता है, एक क्वेश्चन ऐसा भी आता है, हो सकता है आपसे दे दे एक ग्राफ, 2 लाइन दे दें, ये सपोज 30 डिग्री है, ये सपोज 60 डिग्री है, ठीक है। यहाँ स्ट्रेस दे दिया और यहाँ स्ट्रेन दे दिया। आपसे पूछ लिया, बताइए किसकी यंग्स मॉडुलस ज़्यादा है, किस वायर की यंग्स मॉडुलस ज़्यादा है। ये ए है, ये बी है। याद रखिए, ये थीटा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ध्यान रखिएगा। थीटा के क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो थीटा जिसका ज़्यादा होगा, थीटा जिसका, स्लोप क्या होता है बताओ ना, स्लोप क्या देता है, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। और एंगल, स्लोप, ये जो एंगल है, एंगल भी स्लोप बताता है। तो जिसका स्लोप ज़्यादा है, जिसका एंगल ज़्यादा, उसका ही मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ज़्यादा होगा, जिसका एंगल, तो एंगल किसका 60 डिग्री, यानी बी का यंग्स मॉडुलस, बी इज ग्रेटर देन वाई ए या गामा ए, बी इज ग्रेटर देन गामा ए। तो इस तरह से आप चाहो तो लिख सकते हो, या कि कई बार ये क्वेश्चन इस तरह के आ जाते हैं। कई बार हो जाता है, क्या पता है आपको, कई बार क्या देते हैं, कई बार आपको देते हैं कि गामा बी और गामा ए में रिलेशन बताइए, रिलेशन, कोई बात नहीं। तो क्या करना, आप इस केस में गामा बी यूज कर लेना, इसके लिए tan 60, गामा बी के लिए कितना tan 60 डिग्री, और गामा ए के लिए यूज कर लीजिएगा tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री। अब इसका रेशियो भी निकाल सकते हो, गामा बी डिवाइड बाई गामा ए। यहाँ से क्या कर सकते हैं, गामा बी डिवाइड बाई गामा ए बराबर tan 60 कितना होता है, √3, tan 30 कितना होता है 1/√3, ये आ जाएगा 3 के बराबर, ठीक है। तो इस तरह से आप इसका रेशियो भी निकाल सकते हैं, ओके।